राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद। तो राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद जैसे कि आप सबको पता है कि अनुच्छेद 71 में मिलेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद अनुच्छेद 71 में आपको मिलता है। अब देखो ये निर्वाचन विवाद क्या कह रहा है, ठीक है, इस अनुच्छेद 71 में क्या लिखा है, ये कहता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ये हम सबको पता है, ठीक है, ये हर स्टूडेंट को पता है कि अनुच्छेद 71 में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर अगर कोई विवाद हो जाए तो निर्वाचन का विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय इस निर्वाचन विवाद को निपटाएगा। उसी में आपको एक पॉइंट और समझना है, 11वें संविधान संशोधन 1961 के आधार पर एक बात कही गई थी, वो क्या थी कि राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचन मंडल में कुछ पद क्या थे, रिक्त थे, कुछ पद क्या थे, रिक्त थे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, उसको चुनौती कभी भी इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि निर्वाचन मंडल में कुछ पद रिक्त थे। जैसे कि समझो अगर विधानसभा है या लोकसभा है भंग हो गई हो, ठीक है, अब मान लो किसी राज्य की विधानसभा भंग हुई उस वक्त, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाएगा ताकि वह विधानसभा मतलब फिर चुनाव और वो विधानसभा भाग ले सके? क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित है तो स्वयं जिम्मेदार है, यदि कोई विधानसभा भंग है तो वो भाग नहीं ले पाएगी, तो आगे चलकर वह कभी भी यह क्लेम नहीं कर पाएगी कि मैंने भाग नहीं लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा करवाया जाए। ऐसा नहीं होगा। कोई भी सदस्य अनुपस्थित हो, चाहे कोई भी सदन भंग हो चुका हो या फिर सदन अनुपस्थित हो, उस दौरान राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय पर ही किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय पर ही किया जाएगा तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी भी यह चुनौती या कह सकते हैं इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचन मंडल में कोई सदन रिक्त था या कोई व्यक्ति का पद रिक्त था। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा था? 11वां संविधान संशोधन 1961, ठीक है। अब देखो इससे आगे अपन देखते हैं, अपन को बात करनी है, हमें बात करनी है विशेषाधिकार की। ग्रेड है, आरएस है, पटवार है। कांस्टेबल से मैं फिर भी सोचती हूँ कि इतना डिटेल ना आए, परंतु जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपन बेसिक्स, यहां फौजदारी का मतलब फौज नहीं है, यहां फौजदारी का मतलब है क्रिमिनल, जिसे आप कहते हो ना क्रिमिनल। जैसे कि क्रिमिनल अपराध कौन से होते हैं? हत्या है, डकैती है, चोरी है, ठीक है। ये कैसे है? फौजदारी मामले हैं। इसी के बिल्कुल एक विपरीत फौजदारी से ही अटैच होता है दीवानी, ठीक है। क्या कह रहा है ये? देखो राष्ट्रपति के लिए दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देने के पश्चात, राष्ट्रपति के दीवानी मामले 2 माह पूर्व सूचना देने के पश्चात ही लाए जा सकते हैं। मतलब यहां समझना क्या है, यहां दीवानी मामले आ गए, यहां फौजदारी आ गए, यहां दीवानी आ गए, यहां फौजदारी आ गए। अब देखो दीवानी का मतलब, यहां दीवानी का मतलब क्या है? जो जैसे संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो, तलाक से संबंधित कोई विवाद हो, चेक बाउंस हो गया हो, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे दीवानी, जो क्राइम में नहीं आते, क्राइम में तो आते हैं बट क्रिमिनल एक्ट में ये नहीं आती है। समझ लो कि फौजदारी मामलों में नहीं आते। फौजदारी जो है वो आपराधिक होते हैं या आपके सिविल कह सकते हो, दीवानी है सिविल होते हैं, ठीक है। तो सिविल मामले तब लाए जाएंगे जब राष्ट्रपति को आप 2 महीने पहले इसकी क्या दे दोगे? सूचना दे दोगे। राष्ट्रपति को 2 महीने पहले सूचना देने के पश्चात दीवानी मामले लाए जा सकते हैं। फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी नोटिस या कोई भी गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं होंगे और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
अगर आपको एक चीज ध्यान रखो, अभी पढ़ाते वक्त मैं आपकी चैट नहीं पढ़ सकती, आफ्टर दैट भी वीडियो के बाद में भी चैट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चैट बॉक्स अलग होता है, कमेंट बॉक्स अलग होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम या किसी चीज को समझने में दिक्कत रही हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इंप्रूव कर दूंगी। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है और अगर मैं जवाब नहीं दे पाती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैं आपको शाम को डिस्कस करूंगी, अभी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी, अभी केवल हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको विशेषाधिकार में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या वीकेंड से जब हम 6 बजे वापस मिलेंगे तब मैं आपको इसका पॉइंट को समझा दूंगी, ठीक है। क्योंकि विशेषाधिकार हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार पढ़ा हो, उन्हें समझ में नहीं आया हो, ठीक है। इससे कई बार लैंग्वेज टफ हो जाती है। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करे न्यायालय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगा, ठीक है। यूं समझो, एक एग्जाम्पल समझो, आप कोई भी काम करते हो तो पड़ोसी को जवाबदेही नहीं होते ना, घर वालों को तो होते हो, आपको उसी वीडियो में कनेक्ट हुए क्या? हाँ, उसी। चलो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कौशल अब चल रहा है। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है, कोई अगर बच्चा अभी जुड़ा हो तो देख ले। 2 चीज़ें हमने डिस्कस की है। बाकी मुझे पता है आज काफ़ी बच्चों ने काफ़ी वेट किया है और लगभग हम 1.5 घंटे लेट हैं। 3 बजे क्लास होनी थी तो 4:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो स्टार्टिंग में जुड़े थे, वो शायद नहीं है, अब चले गए। कोई बात नहीं, अब जो स्टूडेंट है अपन उससे पढ़ते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आती रहती है। आप जो बच्चा जो अभी ज्वाइन हो चुका है या जो हो रहा है धीरे धीरे, क्या आप शेयर कर सकते हैं? गुजर, शारदा, हाँ बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स चले गए वो वापस आ जाएं। ठीक है, 2 पॉइंट हमने पढ़े थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पे विवाद होता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, कौन निपटाता है और किन कंडीशंस पे चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है। अब देखो, राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों के बाद में मैंने बात की थी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति को विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। विभिन्न विभिन्न प्राप्त शक्तियां कौन सी हैं? कार्यपालिका है, विधायिका है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्तियां हैं। कई प्रकार की शक्तियां हमारे यहाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिसमें हम सबसे पहले शक्ति की बात करेंगे, वो है कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति की सबसे पहले बात करेंगे? कार्यपालिका शक्ति।
कार्यपालिका शक्ति। अब देखो, जो भी पॉइंट मैं आपको अभी समझाऊंगी, जब तक मैं विधायी शक्ति शुरू नहीं करूं, विधायी शक्ति अपन कल पढ़ेंगे, आज अपन केवल कार्यपालिका शक्तियां ही पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति, जो भी मैं पॉइंट्स अभी लिखवाऊंगा, सारी शक्तियां कार्यपालिका शक्ति में आती हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, और आपके पास में लिख देता है निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति कार्यपालिका शक्ति है, कौन सी शक्ति विधायी शक्ति है, ये हमें बताना होता है। या वो यूं लिख देगा कि कौन सी शक्तियां कार्यपालिका शक्ति नहीं है, वो ये भी कह सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्तियां शुरू करते हैं अपन। देखो, राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका का मतलब मैंने आप सबको पहली क्लास में बताया था, कानून को लागू करने वाला। क्या बताया था? कानून को लागू करना कार्यपालिका कहलाया। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, यह किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति की कानून को लागू करने के लिए शक्ति, या फिर आप कह सकते हो कानून लागू करने वालों से संबंधित अगर कोई शक्ति है, अगर कानून लागू करने वालों से कोई संबंधित अगर कोई शक्ति है, ठीक है, तो वो शक्तियां किस में आएंगी? कार्यपालिका शक्तियों में आएंगी, ठीक है। आगे देखो, अब अपन लिखते हैं अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, ये अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप इस चीज को समझो कि अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो सबसे पहले कार्यपालिका की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका की, संघ कार्यपालिका की, संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति, संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? ये बताओ, संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कह रहे हैं महेंद्र? बोल्ड लिखे। अच्छा, बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक काम कीजिए, इसमें YouTube में सेटिंग होती है, उस सेटिंग में आप इसको जैसे कि 140 मेगापिक्सल चल रहा है, उसको 720 कर लीजिए। बाकी मैंने बड़े अक्षर लिख दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहें। पवन नहीं दिख रहा बोर्ड पे जो विजिबल है? अभी 1 मिनट सेट कर देते हैं। विजिबल है? देखो महेंद्र, ठीक रहा? ओके, कम कर दी, कम कर दी। हो गया? हो गया? ठीक है, देखो एक बार फिर सुन लो। कार्यपालिका शक्ति वो शक्तियां होती हैं जहां कानून को लागू करने की बात की जाती है। राष्ट्रपति की कानून को लागू करने की शक्ति, या जो कानून को लागू कर रहे हैं उनके संबंध में जो शक्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं? कार्यपालिका शक्ति। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कानून को लागू करने में जो शक्ति है वो शक्तियां डिस्कस करेंगे। दूसरी, कानून को जो लागू करने में मदद करता है, कानून को जो लागू करने में मदद करता है, उनके संबंध में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनकी चर्चा होगी कार्यपालिका शक्तियों में। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? सुनो, ये 53 इसलिए जरूरी है कि अगर एग्जाम में आप एक पॉइंट देखो, एग्जाम में अगर आप एक पॉइंट देखो, जैसे कि क्या लिखा हो पॉइंट में, क्या हो कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति किसके द्वारा दी जाती है, कौन सा अनुच्छेद देता है, तो मुख्य रूप में कौन सा अनुच्छेद काम करेगा? अनुच्छेद 53, ठीक है। ये अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी।
संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। चलो अपन अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद, ये आपका पहला अनुच्छेद है, कार्यपालिका शक्ति का ये पहला अनुच्छेद है। चलो दूसरे की अपन चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 74 74 कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 74 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति सभी राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता, राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी। देखो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इन सब में डिफरेंस होता है। अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर प्रधानमंत्री जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान मुखिया वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। अब देखो प्रधानमंत्री में अगर अपन आगे बात करते हैं तो इस आर्टिकल में आपको कुछ चीजें समझनी है। मैंने लिखा राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या मैंने कहीं भी इस शब्द का काम में प्रयोग किया कि बाध्य है या नहीं है? अब ये पॉइंट छूट गया कि बाध्य होगा या नहीं होगा। अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यहाँ क्या कर दिया? राष्ट्रपति को यहाँ क्या कर दिया? बाध्य कर दिया कि मंत्री परिषद जो भी परामर्श देगी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। अब यहाँ जब आपके मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी आ गए, उन्होंने क्या किया? यहाँ राष्ट्रपति को, यहाँ जो है राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार दिया कि अगर मंत्री परिषद की परामर्श राष्ट्रपति मानेगा, मंत्री परिषद की परामर्श राष्ट्रपति मानेगा, मान ले तो अच्छी बात है। अगर उसको कोई समस्या हो मानने में, ठीक है, कोई भी समस्या रहे तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए वह परामर्श लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए परामर्श लौटा सकता है। अब अगर अपन बात करते हैं मैडम, अब बताओ लेटेस्ट में, अभी लेटेस्ट में क्या दिक्कत, मतलब अभी लेटेस्ट में क्या कंडीशन है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बिल्कुल अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं आई हूं, अपन जब संसद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे धन विधेयक, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी, या फिर अपन थोड़ी देर बाद में भी जो पॉइंट्स आएंगे उन पे चर्चा करेंगे। अभी केवल इस पॉइंट में क्या लिखा है कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति परामर्श व सहायता मंत्री परिषद द्वारा लेगा और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब देखो ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं अपन। ये आपको अनुच्छेद मैंने आपको कार्यपालिका में 453 और 74 बताया है। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे, कोई समस्या रहे, तो मैं भी आपके कमेंट्स नहीं देख रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो जब भी मैं ये कहूंगी कोई डाउट है तो बता दीजिए, तो आप उस वक्त कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम मुझे ये डाउट रह गया, आप बता दीजिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर देखती हूँ, तो मेरी वीडियोस के जो भी कमेंट होते हैं मैं आप शाम को आ जाकर वीडियोस पे कमेंट ही देखती हूँ। अगर कोई कमेंट मुझे लगा कि कोई बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई भी डिस्कस करने वाली बात रही तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करती हूँ। तो जो भी बच्चे को डाउट रहा कमेंट बॉक्स में लिख दे। चैट बॉक्स में मैं अभी नहीं देख रही हूँ, तो आप चैटिंग जो है अपन बाद में करेंगे, जब मैं आपको कहूँ कि अब कोई प्रॉब्लम है तब डिस्कस करना। अभी अपन ने दो अनुच्छेद समझे, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74। 53 में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि संघ कार्यपालिका मतलब संघ का मतलब केंद्र, केंद्र के जितने भी कानून लागू करने वाले काम होंगे वह काम
कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उस कानून को लागू करने की संपूर्ण शक्ति बागडोर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, चौथा अपन समझ लिया। अपन आगे चलते हैं। देखो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? समझो, राष्ट्रपति लोकसभा में, हालांकि ये संविधान कह सकते हैं, संविधान में पॉइंट लिखा नहीं है, लोकसभा नहीं लिखा है, सिंपल सी बात लिखी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75 में कितना सिंपल सी बात लिखी? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कुछ बच्चे कुछ डाउट में रहते हैं कि मैं मंत्रियों की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ये गांठ बांध लो, फिक्स है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के प्रधानमंत्री व मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को पता है बहुमत दल क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता बहुमत दल क्या होता है। लोकसभा में बहुमत दल का मतलब, बहुमत का मतलब हम सब समझते हैं 50% से ज्यादा। अब चलो कैलकुलेशन के अगर आंकड़ों पे बात करते हैं तो लगभग ये सीटें हैं जो निर्वाचित होती हैं। ठीक है, अब ये सीटें निर्वाचित होती है तो जरा कैलकुलेशन मुझे करके बताओ कि इनकी आधी कितनी होंगी, आधी सीटें कितनी जाएंगी? लगभग अगर अपन देखते हैं तो आधी से ज्यादा की अगर अपन बात करते हैं तो 274 के आसपास फिगर मान के चलते हैं, इतना ही होगा जहां तक मुझे लगता है। 200 मतलब 72-73 के आसपास फिगर बैठता है तो अपन 274 मान के चलते हैं। ठीक है, 274 सीटें अगर किसी पार्टी को मिलती है, उस पार्टी को क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है। और वो पार्टी तय करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो आपस में तय कर लेते हैं, तय करने के बाद राष्ट्रपति को बता देते हैं और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही प्रधानमंत्री सबसे पहला काम क्या करेगा? लिस्ट तैयार करेगा कि कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग देना है। वो लिस्ट तैयार करके देता है। उस लिस्ट पर फाइनल मोहर हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो काम सारे ये करेगा, लिस्ट तैयार करेगा, विभाग का बंटवारा ये करेगा, विभाग का बंटवारा भी ये करेगा, परंतु नियुक्ति कौन करेगा? मतलब एक फाइनल अप्रूवल किसकी जाएगी? राष्ट्रपति की ही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आया? अनुच्छेद 75 जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की परामर्श पर मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आपका अगला अनुच्छेद 76 में क्या है? 76 में सिंपली महान्यायवादी की नियुक्ति है, मैं आगे बता दूंगी। यहां अपन चलते हैं अनुच्छेद 77 पर। अब देखो होगा क्या, मैं आपको 77 और 78 दो अनुच्छेद और बताने वाली हूँ जो कि बहुत कम बच्चों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो। मोस्टली जो बच्चा होता है वो 77 को किस नाम से जानता है कि मैडम राष्ट्रपति के नाम पर, मतलब संघ के या देश के संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। जितने भी आपके देश के कार्यपालिका के कार्य हैं, ठीक है, देश के कार्यपालिका के जो कार्य है या देश का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। मतलब क्या है? किया प्रधानमंत्री ने, सब कुछ आइडिया उसका, सब इनोवेशन, सब कुछ प्रधानमंत्री का, पर फाइनल मोहर और हस्ताक्षर किसकी जाएगी? राष्ट्रपति की। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का प्लान
जैसे अभी अगर अपन बात करें, कुछ समय पहले अपने जीएसटी यहाँ थी, जीएसटी लागू हुई, तो जीएसटी का प्लान तैयार किया मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, पर जीएसटी को फाइनल अप्रूवल, मतलब अगर आप देखो कहीं डॉक्यूमेंट में कि जीएसटी हमारे यहाँ लागू हुई, तो जीएसटी लागू होने के डॉक्यूमेंट पर राष्ट्रपति का नाम लिखा होगा और मोहर और साइन राष्ट्रपति की होगी। तो वो ये बात कहता है कि जितने भी हमारे देश के कार्य है, कार्यपालिका के कार्य है, वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा 77 का ही एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैजुअली बच्चा इसको नहीं जानता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ लेती हूँ। चलो, एक क्वेश्चन ये है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलो पहले इसका जवाब दो, फिर पूछूंगी दूसरा क्वेश्चन तुम्हें। आंसर दो फटाफट। ठीक है, विभागों का बंटवारा, काफी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया। अपन ने डिस्कस भी किया था, कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अब एक क्वेश्चन, चलो मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। मंत्रियों के विभागों के बंटवारों संबंधी नियम कौन तैयार करेगा? जो मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, उन विभागों का जो बंटवारे किए हुए जो विभाग होते हैं, उन विभागों के, या उससे कह सकते हैं बांटे हुए काम के विभागों के नियम कौन बनाएगा? बताओ, इसका जवाब दो। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संबंधी नियम तैयार कौन करता है? कौन करेगा तैयार नियम? बताओ। ममता, पीएम करेगा। आगे बोलो, फटाफट बोलो। पीएम। राज ने कहा पार्लियामेंट। कुलदीप कह रहा है पीएम। राजेंद्र सही बोला। राजेंद्र जी जो है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं आपको इसी चीज को समझाने वाली हूं। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद जो 77 है वो क्या कहना चाह रहा है? अनुच्छेद 77 का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये मैं समझाना चाहती हूं। आपके यहां मंत्रियों के विभाग बंटवारे संबंधी नियम राष्ट्रपति द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। पॉइंट समझने वाला है या नहीं है? मंत्रियों के विभागों के बंटवारे संबंधी जो भी नियम कायदे कानून होंगे वो कौन तैयार करेगा? राष्ट्रपति तैयार करता है। ठीक है, विभाग के बंटवारे कह सकते हैं, विभागों संबंधी जो भी नियम है वो तैयार कौन करेगा? राष्ट्रपति। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। बंटवारा करता प्रधानमंत्री है, बंटवारे संबंधी नियम कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति तैयार करता है। ठीक है ना? नियम कौन तैयार करेगा? राष्ट्रपति तैयार करेगा। तो ये दो अनुच्छेद आपके सामने, टोटल हमने 4 पढ़ लिए अभी तक। कार्यपालिका की कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री व मंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति के नाम पर देश के संपूर्ण कार्य किए जाएंगे। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का बंटवारे संबंधी नियम या विभागों के नियम राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए जाएंगे। तैयार कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस पॉइंट का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो लगभग 95% बच्चा इसका जवाब प्रधानमंत्री ही देगा।
ठीक है, तो समझ में आया। मुझे ये पता है तुम लोग गलती कहाँ करोगे, मैं उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस रहती हूँ। इसका जवाब मुझे पता है बच्चे गलती नहीं करते हैं, इसका जवाब भी गलती नहीं करोगे, परंतु ये आपको नया पॉइंट मिला है, इसका ध्यान रखना। चलो अगला अनुच्छेद देखते हैं। हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 77 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 78। अब देखो ये अनुच्छेद जो 78 है ना, इसको लेकर बच्चे कई बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कई बार टफ होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी आने वाले जो एग्जाम्स है ना, उसमें 74, 75 ये अनुच्छेद बहुत कॉमन रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन रहेंगे, इसलिए 77 और 78 एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस तैयार करते हैं। देखो 78 क्या कह रहा है, 78 मूल रूप में किस चीज से संबंधित है, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के संबंध को दर्शाता है। कौन सा अनुच्छेद, 78। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के संबंध को दर्शाता कौन सा अनुच्छेद है, 78 अनुच्छेद समझा दर्शाता है। मतलब पहला पॉइंट इसमें अगर अपन कहें तो वो क्या होगा, अगर राष्ट्रपति को देश की शासन व्यवस्था या फिर आप कह सकते हो प्रशासन संबंधी, शासन व्यवस्था या प्रशासन संबंधी कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना अगर प्राप्त करनी हो तो वह किससे प्राप्त करेगा, प्रधानमंत्री से। यूं समझ लो, देश की शासन व्यवस्था व प्रशासन संबंधी कोई भी अगर गतिविधियां, कोई भी बात या कोई भी सूचना, वह प्रधानमंत्री द्वारा किसे दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण की सूचना प्राप्त कर सकता है। मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्या विधि निर्माण का मतलब होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है, राष्ट्रपति विधि निर्माण की सूचना प्रधानमंत्री से प्राप्त करेगा। मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री अगर कोई कानून निर्माण कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो कोई कानून निर्माण कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति उस कानून निर्माण की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री से प्राप्त करेगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। चलो तीसरा पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि मंत्री परिषद द्वारा यदि किसी विषय पर विचार न किया गया हो, कोई भी विषय हो, अगर मंत्री परिषद ने उस विषय पर विचार नहीं किया या विचार किया हो, ठीक है, चाहे किया हो चाहे न किया हो, ये ध्यान रखना, मंत्री परिषद द्वारा अगर किसी भी विषय पर विचार किया हो या न किया हो, यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद को किसी भी विषय पर विचार करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, यहां अगर मंत्री परिषद है तो प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है। अगर मंत्री परिषद ने किसी विषय पर विचार नहीं किया है या किसी विषय पर विचार कर चुकी है, परंतु यदि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को, मतलब फिर भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद को किसी भी विषय पर विचार करने का आदेश दे सकता है। तो पॉइंट समझ में आया। तीनों पॉइंट को शॉर्ट अगर मैं बताऊं, वो पहला, शासन व्यवस्था, जो भी शासन व्यवस्था या जो भी गतिविधियां देश में हो रही हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उसकी सूचना मांगेगा, प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण की सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट वो क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी भी विषय पर विचार करने का आदेश जारी कर सकता है। किसी भी विषय पर कह सकते हैं किसी भी विषय पर विचार करने का आदेश जारी
कर सकता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 78 है। जहां तक मुझे लगा आज आपको 2 अनुच्छेद नए पढ़ने को मिलेंगे होंगे, उनमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये एग्जाम में आजकल अगर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रिट है, पटवार है, वो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा करने की संभावनाएं पैदा होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम में कहीं मैंने डीटीएस में कहीं टेस्ट में क्वेश्चन देखा था जिसमें बच्चा मुझे लेकर आया कि मैम ऐसा कोई अनुच्छेद थोड़ी ना है। मैंने आपको पढ़ाया था ना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, अनुच्छेद 361, ठीक है, 361। तो ऐसे क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते, पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं आपको आर्टिकल बताऊं वो याद करते चलो, टुकड़ों में तोड़कर याद करो, आपको याद हो जाएंगे। आगे 78 तक अपन आ गए। अपना ये 5वां पॉइंट था कार्यपालिका की शक्ति का। ये कौन सा पॉइंट था? ये आपका कार्यपालिका की शक्ति का 5वां पॉइंट था। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां ही चल रही हैं, ध्यान रखना। अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं कार्यपालिका शक्ति का अंडमान निकोबार। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है और बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक पद है, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। ये ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है। दोनों पदों पर उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं है, ना ही कोई दूसरा प्रशासनिक पद है, ये ध्यान रखना। मैं इसको रब कर रही हूं। चौथा अगर अपन बात करते हैं, राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो